हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्या पढ़ना है? हम लोगों को साउंड पढ़ना है। तो साउंड के बारे में मैंने क्लास 9th में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन हमें क्लास 10th में कुछ उसका एक्सटेंडेड पोर्शन पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फेनोमेना के बारे में पढ़ना है, लेकिन जो 9th में हमने पढ़ा था वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक है साउंड का। तो चूँकि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना हुआ है, आप लोग ऑलरेडी 9th में मेरे से पढ़े भी थे, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले 9th के लेक्चर्स आप देख लीजिए। मैं थोड़ा लेक्चर को प्रायोरिटाइज कर दूँ कि कौन कौन सा लेक्चर आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो लेक्चर 3 सेकेंड जो है 9th में टोटल 3 लेक्चर है। सेकेंड नंबर लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस लेक्चर में ना बहुत उस तरह की बातें की गई हैं जो 10th में बहुत मदद करेगी। फर्स्ट लेक्चर अगर आप पढ़ते हो तो साउंड का बेसिक्स आपका और स्ट्रॉन्ग होगा, और जो थर्ड लेक्चर है वो ऑप्शनल है, अगर मन करे तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ फॉर द नॉलेज पर्पस, बट सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको पढ़िएगा। और हम लोगों को जो मेनली जो बातें करनी है उसमें ये है कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड उसकी वजह से जो इवेंट्स होता है उस पर बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऑलरेडी रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो नहीं जानते हो, बहुत सारी चीज़ें जानते हो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में ऑलरेडी, चूँकि आप जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन था वैसे ही साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आर सेम, है ना। तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो, है ना। दूसरी बात क्या है, फिर भी चलो एक बार, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ने पढ़ाया नहीं, तो मैं बोल देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो वी नो ऑल दोज थिंग्स। बट कुछ बातें जो हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना होता है। जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वो बातें क्या फोकस करनी होती है, क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो साउंड का वेवलेंथ होता है वो कंपैरेटिवली लाइट के वेवलेंथ से काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पे इस बात को थोड़ा स्पेसिफाई करना होता है कि जब लाइट साउंड रिफ्लेक्ट करे तो ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो साउंड के वेवलेंथ के साइज से बड़ा होना चाहिए। ये बात है जिसको थोड़ा आपको स्ट्रेस देना चाहिए। आपके बुक में लिखा हुआ है कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टर है, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ। ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि जैसे लाइट को अगर आप लाइट से अगर रिफ्लेक्ट तो वो कहीं से भी करता है, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर क्लियर इमेज चाहिए, मतलब जो रिफ्लेक्शन की वजह से जो फेनोमेना हो रहा है अगर वो पूरा प्रॉपरली चाहिए, तो उसके लिए आपको सरफेस जो होना चाहिए प्रॉपरली पॉलिश्ड होना चाहिए। लेकिन साउंड में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। साउंड में अगर सरफेस बहुत पॉलिश्ड नहीं भी हो, थोड़ा रफ भी हो, तो भी प्रॉपरली साउंड वेव रिफ्लेक्ट कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। मतलब स्कैटरिंग एंड ऑल जो होता है, जिस रूप में लाइट में होता है, यहाँ पे उतने लेवल पे स्कैटरिंग नहीं होता। इवन एक रफ सरफेस पे भी एक अच्छे वे में रिफ्लेक्शन मिल जाता है साउंड वेव का, है ना। तो ये दो बातें हैं जिसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी मैंने बताया कि द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड के वेवलेंथ से वो बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये सब सारी बातें हैं दैट वी नो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फेनोमेना है ना। अच्छा, एक बात और मैं बोल दूँ कि जो हम लोगों ने वेव में बात किया था v इक्वल टू एफ लैम्डा के बारे में, v इक्वल टू एफ लैम्डा, f इक्वल टू 1/d, और वो सब सारी बातें कि फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। एक बार अगर वेव पैदा हो जाए तो मरते दम तक उस वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ना, चाहे वो किसी भी मीडियम में जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। दूसरी बात थी कि स्पीड एंड वेवलेंथ जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये सब सारी बातें जो हैं, जैसे लाइट में हमने किया था, मतलब हमने वेव के लिए किया था, तो साउंड भी एक वेव है, तो उसके लिए सारी बातें वैलिड है। बाकी साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, मीडियम के बिना प्रोपेगेट नहीं कर सकता है। ये सारी बातें मैंने 9th के वीडियो में कर रखी है, तो आप एक बार उसको देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब रिफ्लेक्शन की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इवेंट
हमें मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इको, है ना। अब इस इको का बड़ा यूज़ भी है, और ऑल्दो आपके बुक में जो इको है वो बहुत छोटे रूप में दिया गया है ना। लेकिन फिर भी उस छोटे रूप को ही अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी वाइड इसका एप्लीकेशंस भी है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो मेरा जैसे कि हमेशा से जो पढ़ाने का एस्पेक्ट रहा है कि यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द बेसिक्स। तो मैं पहले पूछूं कि इको सुनते ही क्या समझ में आना चाहिए कि मैं एक सेम साउंड को आई एम एबल टू हियर मल्टीपल टाइम्स। तो हम बोलते हैं कि हमने इको सुनाई दिया, है ना। मिनिमम 2 बार अगर हम कोई साउंड को सुनेंगे तभी हम बोलते हैं कि वी आर एबल टू हियर द इको। 2 से ज़्यादा बार भी हो सकता है ना। तो ये इको कुछ नहीं है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है साउंड का वहाँ पे इको का इवेंट भी हो सकता है। क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होगा तो हो सकता है कि एक लिसनर जो है एक साउंड को 1 से ज़्यादा बार सुन सकता है। तो मैं जब इको की बात करता हूँ तो मेरे लिए हमेशा इसमें 3 एलिमेंट होता है। एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर और एक होता है रिफ्लेक्टर। अब 95% क्वेश्चन में स्पीकर और लिसनर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जहाँ पे स्पीकर एंड लिसनर 2 अलग अलग आदमी, 2 अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। लेकिन 95% क्वेश्चन में स्पीकर एंड लिसनर जो होगा आपके 10th ICC के क्वेश्चन में सेम रहेगा। और भी बातें हैं कि यूजुअली जो स्पीकर एंड लिसनर होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, लेकिन ये सब मूव कर सकते हैं। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं कि साउंड इको की बात हम करेंगे भी, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको काफ़ी इन डेप्थ में जाके बात करेंगे। तो जैसे ये चैप्टर है बड़ा सिंपल, तो मैं वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करूँगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और मैं हर क्वेश्चन को एक बहुत बेसिक मेथड से फॉलो करूँगा। हर क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको दूंगा कि अगर आप उस बेसिक से चलोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से बना सकते हो। सो नाउ लेट्स लुक इनटू कि अगर मान लो कि ये मेरा रिफ्लेक्टर है ना, ये मेरा रिफ्लेक्टर है और अभी मेरे लिए यही स्पीकर है ना, अभी मेरे लिए यही स्पीकर है, यही मेरे लिए लिसनर है, दोनों मेरे लिए यही है ना। अब क्या हुआ बच्चा कि सपोज करो ये कुछ बोला, है ना। तो ये कुछ बोला तो देखो मैं यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि आपको टाइम निकालना है कि इको कितनी देर बाद सुनाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जिस समय साउंड निकलता है उस टाइम को मैं हमेशा 0 मान लेता हूँ। जिस समय साउंड निकलता है उस समय टाइम को मैंने 0 निकला। तो t = 0 सपोज करो इसने कुछ क्लैप किया या कुछ बोला, तो एट t = 0 साउंड प्रोड्यूस हुआ। t = 0 साउंड प्रोड्यूसेस, है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अगर यही लिसनर है तो ये कितने देर बाद सुनेगा। पहली बार तो जिस समय साउंड प्रोड्यूस किया मुंह से निकलेगा कान में घुस जाएगा, मुंह से निकला और कान में घुस गया। तो t = 0 पे साउंड प्रोड्यूस हुआ तो मैं बोलूँगा एट t = 0 लिसनर हियर द साउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, हियर द साउंड फॉर फर्स्ट टाइम, है ना बच्चा। पहली बार साउंड वो सुनता है। एट t = 0 लिसनर हियर द साउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। लेकिन क्या उसको सिर्फ एक ही बार सुनाई देगा? नहीं, होगा क्या कि यहाँ पे तो एक रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा रिफ्लेक्टर है, मस्त चमकीला सुंदर। अब ये जो साउंड जो है ये जो है यहाँ पे गया और फिर इस तक वापस लौटा, है ना। तो साउंड प्रोड्यूस हुआ था 0 समय पे, 0 सेकेंड पे साउंड प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जब दोबारा वो साउंड आया तो कितना टाइम लगा। अगर मान लो ये डिस्टेंस अगर d है, अगर ये डिस्टेंस d है तो क्या हो जाएगा बच्चा, दूसरी बार जो साउंड सुनेगा एट t = ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ गया d, यहाँ से यहाँ गया d। मान लो मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ vs जो है ना वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो एट t = 2d/vs, एट t = 2d/vs listener at t = 2d/vs listener will hear the sound for second time,
और इको फॉर फर्स्ट टाइम। ध्यान से देखना, जिस समय आप दूसरा बार साउंड सुनोगे उस समय तुम्हारा पहला बार इको सुनाई दे रहा है। जिस समय तुम दूसरा बार सेकेंड टाइम साउंड सुनना इज द फॉर फर्स्ट टाइम। ये ध्यान रखना है कि तुम दूसरी बार जब साउंड सुनोगे तो तुम पहली बार इको सुन रहे हो। अगर तुम दूसरी बार तीसरी बार साउंड सुनोगे तो तुम्हारा वो दूसरा बार इको सुनाई देगा, है ना बच्चा? मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली देखोगे तो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो 0 सेकेंड तक प्रोड्यूस हुआ। पहली बार हम लोगों ने कब सुना? 0 पे। फिर दूसरी बार हम लोगों ने 2D/Vs। तो डिफरेंस जो है दोनों में, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2D/Vs है। तो अल्टीमेटली 2D/Vs is the time interval फॉर इको, है ना? टाइम इंटरवल, मैं इंटरवल वर्ड इसलिए तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये बेसिकली दो साउंड सुनने का डिफरेंस है। दो साउंड सुनने का जो डिफरेंस है उसको हम लोग टाइम इंटरवल, मैंने स्पेशली उसको टाइम इंटरवल इसलिए लिखा है सो दैट यू गेट द वर्ड कि ये दो साउंड सुनने के बीच में जो टाइम गैप है वो 2D/Vs है। अब बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है। Vs है, D है, T है। Vs है, D है, T है, तो कोई भी 2 दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। कोई भी 2 दे देगा और तीसरा पूछ लेगा, है ना? तो रियलिटी में यही कॉन्सेप्ट है ना, कि कोई भी 2 दे करके हम आपसे तीसरा पूछ ले, है ना? अब अगर जैसे मान लो मैं क्वेश्चन तुमसे बोलूं, है ना, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मान लो इसने कुछ क्लैप किया, है ना? क्लैप किया, यही तुम्हारा स्पीकर है। मैं बार बार इसको स्पेसिफाई करता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। यही तुम्हारा स्पीकर है, यही तुम्हारा लिसनर है ना? तो मैन हियर्स द इको आफ्टर 6 सेकेंड। Man hears the echo after 6 seconds. What is the value of D? Option A 900 kilometer. Option B 600 meter. Option C 800 kilometer. D none of these. वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। सोचना है, सोच के अच्छे से बनाना है ना बच्चों? मस्ट थिंक प्रॉपरली, अच्छे से सोचो और बनाओ। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सिंपल सी चीज है, अभी निकाले थे। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? तो तुम्हें पता है T = 2D/Vs। तो T इज हाउ मच? 6। तो 2 × D, D निकालना है, 300 हो गया। तो D = हो जाएगा 300 × 6/2। तो ये कट गया 150, 900। ध्यान से देखोगे चीजों को तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने मीटर लिखा था और यहाँ पे हो गया किलोमीटर। तो ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक बात समझने की जरूरत है कि तुम लोगों का बहुत सारा सिली मिस्टेक्स होता है। सिली मिस्टेक्स को हम लोग सिली बोल के ना, उसका प्रॉब्लम बहुत टफ हो गया है, क्योंकि उसका रीजन अगर तुम देखोगे तो उसका रीजन है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसको दूर करना बहुत मुश्किल है ना? इनफैक्ट इवन इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन और डूइंग एनीथिंग एल्स, तुम्हारे लिए वो वर्क नहीं करता है। तो मेडिटेशन भी करते हो, उसका इफेक्ट नहीं दिखता है। उसका इफेक्ट इसलिए नहीं दिखता है कि अगर तुम्हें बुखार हो जाए और तुम दवाई खाओ और बाहर जाके तुम घूमते रहोगे तो
तुम्हारा बुखार कभी ठीक नहीं होगा बच्चा। तो कंसंट्रेशन को अगर ठीक करना है तो जब भी तुम पढ़ते हो या कोई भी काम तुम करते हो उस समय मेक श्योर करो कि यू आर वेरी फोकस्ड। अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली देन ओनली योर कंसंट्रेशन विल इम्प्रूव। बिकॉज अगर आप आधा घंटा मेडिटेशन करते हो एंड आप पूरे दिन फिर अगर आप फोकस नहीं रखते हो तो वो कभी नहीं जाएगा। चाहे मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूं या कोई तुम्हें और आके मोटिवेट कर दूं, बट वो कभी दूर होने वाला नहीं है। बिकॉज नो मैटर आप कितने अच्छे से मेडिटेशन करते हो, फॉर दैट 30 मिनट्स इज गुड, बट अल्टीमेटली मैक्सिमम टाइम तो तुम कहीं ना कहीं गलत तरीके से ही पढ़ रहे हो। इसीलिए जब भी तुम पढ़ने की कोशिश करो मेक श्योर करो तुम्हारा फोकस अच्छा रहे। अदरवाइज इस सिली मिस्टेक्स वाला प्रॉब्लम इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड यू विल नेवर हैव द सॉल्यूशन। खैर, तो ये 900 किलोमीटर था। मैं ये बार बार देता हूँ लेकिन फिर भी बच्चे गलती करेंगे और तुमने भी किया होगा, क्योंकि तुम 900 के पीछे दौड़ोगे लेकिन इस मीटर का और इस किलोमीटर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट्स 900 मीटर, है ना। तो ये सब सारी बातें हैं। लेकिन देखो बच्चों, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया हूँ कि ये टाइम डिफरेंस जो है ये 2D/VS। जस्ट लुक एट एंड just listen how precisely I am using time difference so that you realize that it's a time interval where you are, मतलब जिसमें कि आप 2 बार एक ही साउंड को सुन रहे हो, है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि इस केस में क्या था कि लिसनर एंड स्पीकर एक ही हो गया, लिसनर एंड स्पीकर एक ही हो गया, है ना। अगर हम थोड़ी सी बात और करें, है ना, थोड़ी सी बात अगर हम और करें, हम एक और टाइप के क्वेश्चन पे जा सकते हैं जहां पे यहां पे ये लिसनर है और ये स्पीकर है ना। ये लिसनर है, ये स्पीकर है। मान लो ये डिस्टेंस d है, क्वेश्चन सेम है, ये बोलता है ना। ये बोल रहा है लेकिन सुन ये रहा है, तो ये कुछ बोल रहा है, जो ये बोल रहा है उसका इको ये 6 सेकेंड बाद सुन रहा है। लिसनर इज एबल टू हियर द इको after 6 seconds. Listener is able to hear the echo after 6 seconds. Find out the value of D. पहला अगर ऑप्शन की बात की जाए तो DVS जो है अभी भी 300 मीटर पर सेकंड है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो है ये 900 मीटर, ये 900 मीटर, ये 600 मीटर, ये 1200 मीटर एंड डी नन ऑफ दीज। मतलब अभी भी सब कुछ सेम है, ABCD, है ना। सोचो और बनाओ। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना बच्चा। इसमें थोड़ा सा हमने आपको लिसनर एंड स्पीकर के सिग्निफिकेंस को बताया है कि लिसनर और स्पीकर अलग अलग भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो एक बात आपको समझना है, कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसकी एक लिमिटेशन होती है ना, मैक्सिमम लेवल पे, है ना। बहुत बार शायद लिमिटेशन पे हमें स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हो, कोई भी फॉर्मूला आपके पास आता है, तो एक हैबिट बनाओ कि यू ऑलवेज थिंक अबाउट द लिमिटेशन। क्योंकि जैसे ही तुम लिमिटेशन की बात करते हो ना, यू गेट मोर प्रिसाइज, यू गेट मोर एक्यूरेट टुवर्ड्स इट। तो अब ये जो चीज़ है क्या यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। जब ये डिराइव किए थे तो स्पीकर एंड द लिसनर वे आर सेम।
स्पीकर एंड लिसनर वेयर सेम, है ना। स्पीकर एंड लिसनर वेयर सेम। जब इस फॉर्मूले को मैंने डिराइव किया था तो स्पीकर एंड लिसनर दोनों सेम थे। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे स्पीकर एंड लिसनर सेम नहीं है, तो क्या हमारे लिए, अरे भाई ये भी फॉर्मूला किसी ना किसी बेसिक बात को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो मान लो इसने साउंड कब प्रोड्यूस किया, एट t इक्वल टू 0 साउंड प्रोड्यूस्ड, है ना। यहाँ पे ये डिस्टेंस भी नहीं दिया गया, तो लेट सपोज कि ये x है, लेट सपोज कि ये x है। तो जो साउंड यहाँ से निकला, तो साउंड यहाँ से निकला तो इस तक पहुँचा। तो पहली बार जिस समय साउंड निकला t इक्वल टू 0 पे, तो पहली बार कब साउंड प्रोड्यूस हुआ, t1 इक्वल टू x/vs। देखो मैं जैसे कि मैं कोई भी टाइम निकालूंगा, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, कोई भी टाइम निकालिए तो हमेशा 0 से निकालिए कि जिस समय से साउंड प्रोड्यूस हुआ उसके बाद कब। तो ये पहली बार जो साउंड सुनाई दिया वो कब सुनाई दिया, t1 इक्वल टू x/vs फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। उसके बाद अगर दूसरी बार की बात करोगे तो दूसरी बार साउंड कैसे होगा, दूसरी बार के लिए अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है रियलिटी में साउंड जो है वो ऐसे जाएगा और फिर आएगा। मैं दो अलग अलग लाइन पे इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो जब मैं तुम्हें इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ कि मुझे इंटरवल ही निकालना है कि पहले और दूसरे टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, लेकिन उस इंटरवल के लिए मैं जो टाइम लिखता हूँ वो हमेशा जिस समय साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ है मैं वहां से लिखता हूँ। तो पहली बार कब सुनाई दिया, x/vs। दूसरी बार के लिए देखोगे तो साउंड यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया। तो अल्टीमेटली अगर तुम t2 की बात करोगे तो ये हो जाएगा 2d प्लस x/vs, 2d प्लस x/vs। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो t2 माइनस t1, क्योंकि ये जो दोनों टाइम लिखा हुआ है ये तो मैंने कहाँ से लिखा है, जिस समय से साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिस समय को मैंने 0 माना है। तो ये t2 माइनस है, जो कि पहली बार साउंड इस समय पे सुने, दूसरी बार साउंड इस समय पे सुने, दोनों को घटा दोगे तो 2d प्लस x/vs माइनस x/vs। अगर ध्यान से देखोगे तो 2d/vs क्या हो गया बच्चा, 2d/vs, 2d/vs। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या, 2d/vs। तो 2d/vs, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फिर से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अल्टीमेटली मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 6 इक्वल टू 2 इंटू d/300, तो d इक्वल टू 1800 मीटर बाई 2, 900 मीटर। यानी ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं स्पीकर एंड लिसनर वेयर सेम। और तब भी जब स्पीकर लिसनर and listener is in between speaker and reflector. Listener is in between speaker and reflector, and ये D क्या है, distance between reflector and listener। reflector and listener, reflector and listener, है ना। तो फंडा क्या है कि कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन देखो यहां पे रिफ्लेक्टर ये है तुम्हारा, है ना।
रिफ्लेक्टर तुम्हारा ये है, स्पीकर तुम्हारा ये है। रिफ्लेक्टर और स्पीकर के बीच का जो डिस्टेंस है वो d नहीं है, वो d नहीं है। रिफ्लेक्टर एंड स्पीकर के बीच का जो डिस्टेंस है वो d नहीं है। तो ये जो d है, ये सेकेंड टाइम जब केस आया तो वहाँ पे ये d को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि d मेरा किसके बीच का डिस्टेंस है, स्पीकर एंड लिसनर। देखो बच्चा, एक बात समझने की ज़रूरत है। अगर मैंने ये लिखा है तो पहला केस में भी लिसनर और स्पीकर सेम है, तो d तो किसी से भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, डिस्टेंस स्पीकर एंड रिफ्लेक्टर। लेकिन दोनों के लिए क्या सूटेबल है बोलना, स्पीकर एंड लिसनर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और केस की बात करते हैं, सब कुछ वैसा ही है लेकिन ये बदल गया। ये दिया हुआ है ना, ये आपको बताना है, ये d निकालना है। लिसनर एंड ये हो गया स्पीकर। तो अब जो है ये डिस्टेंस आपका d है। ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d है आपका, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 300 मीटर, है ना। मुझे लगता है कि लिसनर का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। Vs जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड है, लिसनर का स्पेलिंग क्वेश्चन वही है, लेकिन d जो है, क्या ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? देखिए और बनाइए। आपको ये भी सोचना है कि क्या ये वाला फॉर्मूला वेयर d वाज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टर एंड लिसनर। अभी भी मैंने d वही दिया है, लिसनर एंड रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस, लिसनर एंड रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस सोच के बताना है ना। अच्छे से बनाओ और बताओ। तो सब कुछ वही है, बस आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। पिछला बार तो 900 मीटर था, इस बार बताओ क्या 900 मीटर होगा या कुछ और होगा। d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टर एंड लिसनर है। तो ध्यान से अगर देखोगे बच्चा, इसने साउंड कब प्रोड्यूस किया? t = 0 पे साउंड प्रोड्यूसेस, है ना। t = 0 पे इट हैज प्रोड्यूसेस द साउंड, है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, जब t = 0 पे साउंड प्रोड्यूस किया, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे क्या होगा कि जो दो साउंड वो सुनेगा, एक साउंड इधर जाएगा, दोनों साउंड t = 0 पे ही निकलेगा। ये एक इधर जाएगा लेकिन एक जो है इधर जाएगा, है ना, ऐसे आएगा। एक दोनों t = 0 पे निकला है, एक डायरेक्ट पहुंचेगा और एक रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगा। तो पहली बार मान लो, अभी मैं x के टर्म्स में सॉल्व करता हूं, इसको x मान लूं, तो पहला बार कब सुनाई देगा? 0 से अगर मैं देखूंगा तो पहला बार सुनाई देगा x/vs पे, और दूसरी बार ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस है d-x और ये पूरा है d। तो दोनों तो 0, ये भी 0 पे चला था, ये भी 0 पे चला था, तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? d-x + d/vs।
तो 2d माइनस एक्स बाई वी एस, 2d माइनस एक्स बाई वी एस, है ना। तो अब अगर देखोगे तो जीरो से t1 टाइम बाद ये सुनाई देगा और 0 से t2 टाइम बाद ये सुनाई देगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अगर ध्यान से देखोगे, t2 माइनस t1 जो मेरा t होता है, ये 2d माइनस एक्स बाई वी एस माइनस एक्स बाई वी एस विल बी हाउ मच, 2d माइनस 2x बाई वी एस, है ना, 2d माइनस 2x बाई वी एस। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई वी एस, 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई वी एस, है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो d माइनस एक्स बाई वी एस जो हुआ, तो यहाँ पे तो देखोगे ये जो फॉर्मूला जो तुम्हारा आया t, ये तो d जो था और यहाँ d माइनस एक्स है ना, यहाँ पे तो d माइनस एक्स है तो डायरेक्ट 2d नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे भी d जो है लिसनर एंड रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन फॉर्मूला ऐसे नहीं आया, ऑल्दो वो आया है d माइनस एक्स जो है वो क्या है, स्पीकर एंड रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं 2d यूज करूंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, इसको लिखना पड़ेगा 2d डैश, 2d डैश बाई वी एस। d डैश क्या है भाई, ये लिसनर का जो इको का जो इंटरवल होगा, d डैश जो है वो क्या है बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड रिफ्लेक्टर, है ना। पिछले दो फॉर्मूला में d जो था वो डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर था, दूसरे वाले में स्पीकर एंड लिसनर था, लेकिन इस वाले में स्पीकर एंड रिफ्लेक्टर हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 2d डैश बाई वी एस इक्वल टू 6, तो d डैश जो हो गया वो आ गया 900 मीटर। d डैश क्या है, d माइनस एक्स के बराबर 900 मीटर, तो d किसके बराबर हो गया, 1200 मीटर, है ना। तो रियलिटी में फॉर्मूला जो है वो सब में वो 2d बाई वी के फॉर्म में है, लेकिन पहले वाले में तो लिसनर एंड स्पीकर दोनों एक ही जगह पे है, तो चाहे d किसी का बोलो। दूसरे वाले केस में जो है वो लिसनर से है, और तीसरे वाले केस में जो d है वो किसके साथ है बच्चा, स्पीकर के साथ है, मतलब जो बीच में होगा उसी के साथ, है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो 2d डैश बाई वी एस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तुम देख रहे हो कि 2d बाई वी एस वाला ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, 2d बाई वी एस वाला भी ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, लेकिन 2d बाई वी एस वाला फॉर्मूला ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो क्या है कि वो जो d का मीनिंग है वो बदल रहा है। कभी वो स्पीकर एंड लिसनर, स्पीकर एंड रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस हो जाता है, कभी वो लिसनर एंड रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस होता है। अच्छा, इको किसके लिए इको की बात कर रहे हैं, हमेशा इको की बात हम लिसनर के लिए ही कर रहे हैं, हमेशा इको की बात हम लिसनर के लिए ही कर रहे हैं, है ना बच्चों, हमेशा, है ना। तो चलो आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, एक बात ना मैं थोड़ा बताना भूल गया, वो क्या है कि इको के लिए ना कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि मतलब जब आपको इको सुनना है तो जो रिफ्लेक्टर का साइज होना चाहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के लिए ही ज़रूरी होता है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन द साउंड वेवलेंथ ऑफ द साउंड। एंड दूसरा एक और चीज़ होता है बच्चा कि जो साउंड होता है ना, अगर हमारा साउंड पहुंचने का जो गैप है वो अगर बहुत छोटा हो जाए तो हम साउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक साउंड हम सुनते हैं तो उसका जो ब्रेन पे इम्प्रिंट होता है वो कुछ देर तक रहता है। अगर उसी इंटरवल में कोई दूसरा साउंड आ जाएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द साउंड क्लियरली। तो वो जो गैप होता है जिसमें दो साउंड आना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना सेकेंड होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। इसीलिए क्या होता है कि बहुत बार आप छोटे से रूम में हो सकता है कि सब कुछ रिफ्लेक्ट वगैरह हो रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू हियर द इको, एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट
कि वो जो टाइम गैप है, जिस गैप में आप इको सुन रहे हो, वो 0.1 सेकेंड से कम होता है ना। इसीलिए आप हो सकते हो कि हमेशा आप इको सुनाई नहीं दो। एक लंबे रूम में, एक अच्छे लेंथ वाले रूम में ही आपको इको बहुत अच्छे से सुनाई देता है। क्लियर है बच्चा? यस। तो इस केस में हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। तो ये 2D/Vs वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी ये D जो होता है, पहला केस में जब लिसनर और रिसीवर दोनों सेम है तो D किसी से भी लो। दूसरे केस में जब रिसीवर जो है, लिसनर जो है या रिसीवर जो है वो बीच में है, तो D जो है वो लिसनर एंड रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस हो गया। थर्ड केस में वो D जो है वो स्पीकर एंड रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस हो गया। ऑल्दो इस बात को समझना है कि जो इको सुनने की बात हो रही है वो हमेशा लिसनर के लिए हो रही है। मत ये सोच लेना कि D' जो है वो डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड रिफ्लेक्टर है तो वो स्पीकर का इको है। नहीं बच्चा, वो स्पीकर का इको नहीं है, वो लिसनर का इको है। लिसनर के इको की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर की इको के लिए तुम्हें पता है कैसे डील करना है ना बच्चा? क्लियर हो गया क्या? यस सर। सब सारी बातें। चलो थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और किए जा सकते हैं, है ना। ये जो थर्ड केस है ये ज़्यादा मिलेगा नहीं, है ना, लेकिन अगर मिल भी जाए तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और केस की बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक और केस की हम लोग बात कर सकते हैं अच्छे से, है ना। एक और केस की हम लोग को बात करनी चाहिए जहाँ पे क्या है, दो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर 1 है, ये रिफ्लेक्टर 2 है, इन दोनों के बीच में है ये, है ना। मान लो ये डिस्टेंस अगर दे दिया जाए 900 मीटर, ये दे दिया जाए 600 मीटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया जाए 300 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है ना, है ना। एट t = 0 मैन क्लैप्स, है ना। आफ्टर हाउ मच टाइम he hears the echo for third time. Hear the echo for the third time. Option A 12 seconds, B 10 seconds, 24 seconds, D none of these. अच्छे से बनाओ, सोच के बनाओ अच्छे से। रिफ्लेक्टर 1 है, ये रिफ्लेक्टर 2 है ना। सोचो और बताओ। देखो होगा क्या कि यहां पे से एक साउंड इधर निकलेगा और एक साउंड इधर निकलेगा। t = 0 पे ये मैन क्लैप्स। अच्छा एक बात समझो, थर्ड टाइम इको की बात मतलब क्या हो रहा है? इको थर्ड टाइम मतलब वो साउंड को कितनी बार
कितनी मतलब साउंड कितने टाइम सुन रहा है, चौथी बार। क्योंकि एक बार तो तभी सुन लेगा जिस समय वो क्लैप करेगा। थर्ड टाइम इको सुनने का मतलब है कि वो साउंड को चौथी बार सुना, क्योंकि पहली बार तो t इक्वल टू 0 पे ही सुनेगा। थर्ड टाइम इको का मतलब होता है, थर्ड टाइम इको मीन्स hearing the sound for the fourth time. Hearing the sound for the fourth time, है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बात को समझो, ये इधर गया, पहली बार तो t इक्वल टू 0, hear the first time, उसके बाद क्या होगा, यहां से यहां जाएगा और आएगा, तो कितना टाइम के बाद सुनेगा, टोटल 1200 बाई 300, ठीक है। हियर द सेकेंड टाइम, है ना। उसके बाद जो इधर गया, जो इधर गया उसका देखोगे तो 0 से कितनी देर बाद निकलेगा, t इक्वल टू 1800 बाई 300, तो ये 6 सेकेंड हो जाएगा। तो 0 पे पहली बार, 4 सेकेंड पे दूसरी बार, 6 सेकेंड पे तीसरी बार, थर्ड टाइम, है ना। अब अगर बातों को देखोगे तो क्या होगा, ये वाली साउंड इधर जाएगी, ये वाली साउंड इधर जाएगी और फिर लौटेगी। तो ये जब यहां पहुंची तो 4 सेकेंड हुआ था, फिर इसको चलने में कितना, यहां से यहां जाने और यहां से यहां आने में कितना लगेगा, वापस 6 सेकेंड और, तो ये 10 सेकेंड हो जाएगा। इसको भी देखोगे तो यहां से यहां जाने और यहां से यहां आने में कितना सेकेंड लगा था, 6 सेकेंड लगा था। यहां से यहां जाने में 4 सेकेंड लगा था, तो ये जाने और आने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड। तो ये जो साउंड है, ये वाली भी साउंड 10 पे आएगी और ये वाली भी साउंड 10 पे आएगी, तो अल्टीमेटली 10 सेकेंड पे वो तीसरी बार सुनेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि 0 पे मान के ये निकालते चला जा रहा हूं कि किस किस टाइम पे सुनेगा। तो जो साउंड इधर गया वो 6 सेकेंड बाद लौटेगा, जो साउंड इधर गया वो 4 सेकेंड बाद लौटेगा, फिर जो इधर गया फिर 6 सेकेंड बाद आएगा, फिर जो इधर गया वो 4 सेकेंड बाद आएगा। तो अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखोगे तो पहली बार तो 0 पे, फिर जो 6 सेकेंड बाद लौटा ये 4 सेकेंड बाद लौटा। जब ये 4 सेकेंड बाद लौटेगा तो ये 4 सेकेंड बाद सुना, ये जब 6 सेकेंड बाद तो 6 सेकेंड बाद सुना। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो इधर गया तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो गया, 10। फिर जो इधर गया ये ऑलरेडी 4 + 6 10, फिर ऑलरेडी ये 6 ले चुका था और 4 और लेगा तो 10, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी दोनों एक ही बार आएगा 10 सेकेंड पे। तो चौथी बार साउंड सुना, पहला बार 4 सेकेंड पे, दूसरा बार 6 सेकेंड पे, तीसरा बार 10 सेकेंड पे। तो 10 सेकेंड है क्या, यस है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे कर सकता है जहां पे अभी तक जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा था वहां पे सिर्फ वो एक ही बार सुन रहा था, लेकिन अभी जो है वो एक बार से ज्यादा बार भी सुन सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है कुछ नहीं। मेरा देखो, मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, मैं जो भी टाइम लिखता हूँ वो 0 सेकेंड पे ही लिखता हूँ। तो जो साउंड इधर गया, वो 4 सेकेंड पे सुनाई देगा और फिर टकराने के बाद 6 सेकेंड बाद, मतलब 10 सेकेंड बाद। जो साउंड इधर गया वो 6 सेकेंड बाद, फिर टकराने के बाद 4 सेकेंड और, मतलब 10 सेकेंड। तो मुझे लगता है कि मैं इसको सिस्टमेटिकली लिख लूंगा, है ना। वैसे आईसीएसई में कभी इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन अगर कभी आए तो परेशान नहीं होना है। और मैं हमेशा ये लिखता हूँ 0, मैं हर टाइम को 0 से लिखता हूँ ताकि मुझे पता चले मुझे कैसे लिखना है ना। अच्छा, क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया।
ये रिफ्लेक्टर है। मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी है, इसका ऑब्जर्वर है, ये 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जिस समय ये हॉर्न बजाता है उस समय ये डिस्टेंस मान लो 1200 मीटर, 2400 मीटर है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड है ना। ये 2400 मीटर डिस्टेंस जो है ना, व्हेन ड्राइवर blown the horn, है ना। अब आपको क्या बताना है कि अब आपको क्या बताना है बच्चा कि after how much time driver will hear the echo. Option A 10 seconds, option B 14 seconds, option C 12 seconds, option D none of these. है ना। सोचो और बनाओ अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या 2D/VS लगाओगे क्या? सोच लो एक बार, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? हमेशा अपने लिमिटेशन को जानो, फॉर्मूला के लिमिटेशन को जानो, यू विल बी एबल टू यूज मोर प्रॉपरली, है ना। व्हेन यू नो अबाउट योर ओन लिमिटेशन यू विल हैव मोर better life compare when you don't know your own limitation. Similarly, when you know the limitation of formula, you know you can use that formula much better, है ना। अब अगर देखोगे इस केस में तो क्या होगा, ये तो एक बार तो साउंड बजा दिया, उसके बाद साउंड निकला, लेकिन जब दोबारा पहुंचेगा तो ये गाड़ी भी तो कुछ चल चुका होगा भाई, है ना। तो ये मान लो t टाइम बाद इस तक साउंड पहुंची, तो पहला बार साउंड तो t = 0 पे सुना, t = 0 पे ही फर्स्ट टाइम हर्ड द हॉर्न, है ना। दूसरी बार अगर ध्यान से देखो तो लेट सपोज आफ्टर टी टाइम में ये यहाँ गया है और ये यहाँ गया, तो ये टोटल लेंथ किसके बराबर हो गया? 300 × t। जो साउंड जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 300 × t, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? 100t। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 300t, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 100t, तो अल्टीमेटली ध्यान से देखो कि ये तो यहाँ पे आया नहीं, तो ये पूरा ये लेंथ प्लस ये लेंथ 300 + 100t, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो 300t + 100t = व्हाट? ये 2400 है और 2 बार काउंट हो रहा है, इसका मतलब 4800। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 12 सेकेंड। टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड। टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड, है ना, है ना। क्लियर है क्या? टी का वैल्यू कितना हो जाता है? 12 सेकेंड। अच्छा, आगे बढ़े। टी का वैल्यू जो होता है वो 12 सेकेंड होता है, तो ये बात खत्म हो गया। यहाँ पे 2D/VS का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 × 2400/VS, VS की बात करोगे तो 300 हो जाएगा, तो ये आएगा 4800/300, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 16। क्या 16 सेकेंड है क्या? नहीं, आंसर है 12 सेकेंड। आंसर इज हाउ मच?
12 सेकेंड। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मेरे लिए हमेशा ये है कि पहली बार साउंड तो उसी समय सुन लिया जिस समय साउंड प्रोड्यूस्ड हुई, उसके बाद मैंने माना कि t सेकेंड बाद साउंड जो है वो वापस सुनता है। जब वो t सेकेंड बाद साउंड वापस सुनता है तो टोटल डिस्टेंस जो वो चलता है दैट इज इक्वल टू 300t, है ना। तो 300t प्लस 100t कितना हो गया बच्चा? दैट विल बी इक्वल टू 400t, है ना। इसी क्वेश्चन को दोबारा करो, है ना, है ना। इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये इधर नहीं जा करके ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है 100t से, है ना, है ना। डिस्टेंस व्हेन ड्राइवर blown the horn, है ना। आफ्टर हाउ मच टाइम ड्राइवर विल हियर द इको। फिर से वही क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, इसको 18 कर लो, इसको 14 रहने दो, और इसको 24 कर लो। इसी क्वेश्चन को दोबारा बनाना है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ जो कार है वो चेंज कर गया है, वो अवे जा रहा है, वो टुवर्ड्स नहीं जा रहा है, वो अवे जा रहा है, वो टुवर्ड्स नहीं जा रहा है, वो अवे जा रहा है ना। चलो सोचो और बनाओ, ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि पहली बार तो t इक्वल टू 0 पे ही सुनेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि जिस समय वो फर्स्ट टाइम हियर द साउंड। अब मान लो सेकेंड टाइम ये यहाँ आ चुका है ना, तो ये क्या होगा कि जो साउंड है वो तो इधर गया होगा और यहाँ से यहाँ लौटा होगा, तो ये t टाइम बाद मान लो इसको इको सुनाई दिया t टाइम बाद, तो ये टोटल ये यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, ये तो 300t है ना, क्योंकि जो साउंड जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो यही क्या था, ये लेंथ प्लस ये लेंथ 300t, ये कितना हो गया 100t, है ना। तो अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना, क्योंकि साउंड जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है t टाइम बाद इको सुनेगा, तो 300t विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच, दिस प्लस दिस 300t, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 100t। सो अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितना होगा बच्चा, ये अगर ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 100t। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से 300t माइनस 100t इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू 4800t विल बी 24 सेकेंड, यानी ही विल हियर द इको आफ्टर 24 सेकेंड। ऑप्शन ए इज मोर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि इको ही है, छोटी सी बात है, लेकिन इसको जानने के लिए काफ़ी कुछ करना होता है। इको के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड, है ना, मतलब लाइक जो टाइम इंटरवल होना चाहिए, जो टाइम गैप होना चाहिए वो मिनिमम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बना लिया जाए, है ना, इस पे भी एक क्वेश्चन बना लिया जाए अच्छे से। अगर मान लो कि अगर मैं दे दूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे दे दूं, है ना, ये d है, मिनिमम d फॉर क्लियर इको, ऑप्शन ए, है ना, मिनिमम d फॉर क्लियर इको, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 300 मीटर है। ऑप्शन ए जो है वो कितना है, इसको 340 मीटर ले लो, है ना। ऑप्शन ए 15 मीटर, बी 20 मीटर, सी 25 मीटर, डी नन ऑफ दीज। तो अगर यहाँ पे देखो तो यही स्पीकर है, यही लिसनर है,
एक ही स्पीकर, एक ही लिसनर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखेंगे बच्चा कि जो टाइम इंटरवल होना चाहिए 2D/Vs, ये 0.1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये t है, t इक्वल टू दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन व्हाट, यही ना तुम्हारा 2D है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. क्योंकि इस केस में तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो d इज व्हाट 0.1 इंटू Vs, इसको ग्रेटर देन 0.1 लिखो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे 0.1 इंटू Vs जो होगा 340/2, 17 मीटर है ना। तो 17 मीटर इसमें कोई है नहीं, दोनों पीछे। कहने का मतलब है कि मिनिमम जो इंटरवल होना चाहिए इको के बीच वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। तो इस केस में जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है 2D/Vs। 2D/Vs शुड बी ग्रेटर देन 0.1, 2D/Vs शुड बी ग्रेटर देन 0.1। तो इको के समय इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टर जो होना चाहिए उसका डिस्टेंस, अगर एयर की मैं बात करूं तो एयर में ये डिस्टेंस मैंने निकाला है। ये 17 मीटर किस में डिस्टेंस है बच्चा, इन एयर। अगर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा मतलब d जो होता है d इज वॉट 0.1 इंटू Vs/2। ये जो d है ना, मतलब आप किसी भी मीडियम में जाओगे ब्रेन को 0.1 सेकेंड ही लगेगा, लेकिन ये Vs जो होगा ये चेंज करेगा। अगर ये Vs चेंज करेगा तो मेरा रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है रिफ्लेक्टर एंड स्पीकर के बीच में, रिफ्लेक्टर मतलब जो d चाहिए वो अलग अलग होगा, है ना। ऑल्दो इस d की बात अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। मैंने जिन केसेस की बात की है उन केसेस में मेरा लिसनर जो है, स्पीकर जो है वो एक ही है एंड अल्टीमेटली जो मेरा स्पीकर एंड लिसनर रुका हुआ भी है। जैसे आपने देखा स्पीकर एंड लिसनर अगर चलने लगेगा तो चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। ये सब सारी बातें हैं, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, है ना। और कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। एक काम की बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप फॉर्मूला पढ़ते हो उसके लिमिटेशंस को जानो और इस बात को ध्यान रखो कि वो जो फॉर्मूला बन रहा है वो बेसिक्स क्या है। क्योंकि ये बेसिक्स तुम्हें तब मदद करता है जब कोई नया सिनेरियो दिया जाता है, तो हमें बेसिक से ही आगे बढ़ना होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। मैंने इस वीडियो को पहले भी बनाया था लेकिन वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया, फिर से वीडियो बनाना पड़ा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बच्चा लोग।